हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ओन नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने स्टार्ट किया है इन रिलेशन टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, जितना डिस्कशन हमने हुआ है उसका फास्टेस्ट रिकैप करके लाइफ में हम आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 16 हमने स्टार्ट किए, जिसके इन टोटल हमारे पास 4 सबसेक्शंस अवेलेबल है, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 2 के इन टोटल हमारे पास 3 प्रोविजोस अवेलेबल है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सबसेक्शन 1 से। सबसेक्शन 1 क्या कहती थी कि हमारे वहां पे जो भी आईटीसी अवेल करेगा वो कौन होगा फ्रेंड्स? रजिस्टर्ड पर्सन। सो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जिसके ऊपर कोई ना कोई कंडीशन हम इंपोज करेंगे, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस हम इंपोज करेंगे, एंड उसका जो मैनर होगा वो कैसा होगा? एज पर सेक्शन 49 मीनिंग देयर बाय चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर व्हाट? जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा, ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर व्हाट? ही विल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट। टेक का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अवेलमेंट। अभी हम यूटिलाइजेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम जो बात कर रहे हैं इट इज इन रिलेशन टू अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट। ओके, पॉइंट नंबर 2, कौन सा क्रेडिट? कौन सा क्रेडिट? जो इनपुट टैक्स के ऊपर उसने पे किया था। ओके, इनपुट टैक्स उसने कब पे किया? जब उसने सप्लाई रिसीव किया। वो सप्लाई का पर्पस क्या था? वो सप्लाई का पर्पस था बिजनेस। वो सप्लाई का पर्पस था बिजनेस। एंड ये आईटीसी उसको कैसे अवेलेबल होगी? ये आईटीसी अवेलेबल होगी बाय वे ऑफ क्रेडिट इनटू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। बोलो क्लियर? तो ये डिस्कशन था हमारा इन रिलेशन टू सबसेक्शन 1, जो बहुत फंडामेंटल बेसिक बातें करता है फ्रेंड्स। ओके, बाद में हमने डिफरेंस डिस्कस किया था टेक एंड यूटिलाइजेशन का। टेक का मतलब अवेलमेंट, यूटिलाइजेशन का मतलब इट्स एक्चुअल यूसेज। ओके फ्रेंड्स, ऑब्वियसली बिजनेस पर्पस के लिए आप सप्लाई रिसीव करोगे तो उसकी आईटीसी आपको अवेलेबल होगी, पर पर्सनल पर्पस की आईटीसी आपको अवेलेबल होने वाली नहीं है। दोनों पर्पस के लिए जब आप लेटर से परचेस करोगे और सप्लाई रिसीव करोगे, बिजनेस एज वेल एज पर्सनल, तो फ्रेंड्स उसका उसका जो भी कैलकुलेशन होगा इट वुड बी एज पर रूल नंबर 42, जो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आई थिंक जिसका हमने डिस्कशन प्रीवियस सेशन में खत्म किया, इट वाज सब सेक्शन 2 मीनिंग देयर बाय सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। हमारे पास टोटल 4 कंडीशंस है, हमारे पास टोटल 4 कंडीशंस है, जो आप सेटिस्फाई करोगे तो जब तब जाके आपको आईटीसी अवेलेबल होगी फ्रेंड्स। तो सबसेक्शन 2 क्या कहती है कि भले सबसेक्शन 1 में आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, बरोबर समझने का ट्राई करो, बोलो सबसेक्शन 1 में आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपने जो भी सप्लाई रिसीव किया है वो बिजनेस पर्पस के लिए है, बट जो आप ये 4 कंडीशन जो सबसेक्शन 2 में स्पेसिफाइड है वो आप सेटिस्फाई नहीं करोगे, आपको आईटीसी अवेलेबल होने वाली नहीं है। 4 कंडीशन कौन सी? फर्स्ट, पहले बेसिक बातें कर ले, ओवरव्यू हम क्रिएट कर ले। फर्स्ट जो कंडीशन होगी, इट इज पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। आपके पास जो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होगा वो नहीं होगा तो आईटीसी अवेलेबल नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2 जो आपको याद होगा फ्रेंड्स, इट वुड बी पॉइंट नंबर 2, जो आपका टैक्स है, सॉरी जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज है, उसका आप एक्चुअल रिसीट करते हो तब जाके उसकी आईटीसी मिलेगी। तो कंडीशन नंबर 1 पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, कंडीशन नंबर 2 इट इज इन रिलेशन टू एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ थर्ड आएगा फ्रेंड्स हमारे वहां पे कि जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे हो जाना चाहिए। टैक्स शुड बी एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट, एंड जो रेसिपेंट है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो क्या फाइल करता है हमारे वहां पे? रिटर्न। तो ये 4 कंडीशन आपको इन टोटल सेटिस्फाई करनी है फ्रेंड्स। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन चेक करो, पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये अलग अलग 6 डॉक्यूमेंट्स है जो जो आपके पास, जिसमें से जो भी आपको एप्लीकेबल होगा वो आपके पास होना चाहिए फ्रेंड्स। स्टार्टिंग विद फ्रेंड्स फ्रॉम इनवॉइस, then it coming on to invoice in case of reverse charge mechanism, then it would be debit note, then it would be bill of entry in case of customs, then it is revised tax invoice as per section 31 subsection 3 clause A, and last is funds document which is issued by input service distributor friends. Okay, next आएगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है उसमें एटलीस्ट ये डिटेल्स तो होनी ही चाहिए, तब जाके आपको आईटीसी अवेलेबल होगी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो अमाउंट ऑफ टैक्स, बाद में डिस्क्रिप्शन, बाद में टोटल वैल्यू, बाद में सप्लायर एंड रेसिपेंट का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड इंटरसेट सप्लाई होगा, तो इनकेस आपको मेंशन क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? प्लेस ऑफ सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो इसका डिस्कशन हमने किया था फ्रेंड्स। देखो होता क्या है, प्रोसीजर आपको पता ही है फ्रेंड्स। देखो मैं फाइल कर बिंग सप्लायर, सुना केयरफुली, बिंग सप्लायर मैं फाइल करूंगा मेरा GSTR1 एज पर सेक्शन 37, जिसका रिफ्लेक्शन, जहां पे जीएसटीआर 1 में मैं क्या डिस्क्लोज करूंगा? मेरा आउटवर्ड सप्लाई। जीएसटीआर 1 में मैं क्या डिस्क्लोज करूंगा? मेरा आउटवर्ड सप्लाई, जिसका रिफ्लेक्शन रेसिपिएंट को आएगा इनटू GSTR2A। ओके, वो जो भी मैंने यहाँ पे रेसिपेंट का नाम लिखा होगा, उस रेसिपेंट को यहाँ पे रिफ्लेक्शन आएगा GSTR2A में। अभी बहुत सारे ऐसे केस हो सकते हैं कि मैंने आपको सप्लाई किया, अनु ने आपको सप्लाई किया, याद आ रहा है फ्रेंड्स? मैंने आपको सप्लाई किया एंड मैंने मेरा आउटवर्ड सप्लाई जो आपके लिए इनवर्ड था वो मैंने मेरे GST1 में फाइल किया, बट अनु ने उसके GST1 में फाइल किया नहीं फ्रेंड्स। तो आपका आईटीसी का एंटाइटलमेंट क्या होगा, जिसका डिस्कशन हमने किया था कि देखो फ्रेंड्स, सर्कुलर बहुत क्लियर है, इनवॉइसेस डेबिट नोट्स व्हिच हैव बीन अपलोडेड इन GSTR1, मतलब मैंने अपलोड किया है तो उसकी फुल आईटीसी आपको अवेलेबल होने वाली है। बट
बट अनु अपलोड नहीं करती है तो उसके कितनी आईटीसी आपको मिलेगी? लॉ कहता है मैक्सिमम 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी। पता चला, उसका आईटीसी का 10% नहीं, मेरा आईटीसी का, मतलब जो जीएसटी में डिस्क्लोज हुआ है उसका 10% मैक्सिमम आपको मिलेगा। तो सिंपलीफाई हमने क्या कर दिया, जो अनु की आईटीसी होती थी वो मतलब आईटीसी ऑन इनवॉइसेस व्हिच आर नॉट अपलोडेड, उसको हम कंपेयर करेंगे 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी फॉर व्हिच इनवॉइस आर अपलोडेड, व्हिच एवर इज लोअर, उतनी फाइनल आईटीसी आपको अवेलेबल होने वाली है। उसको समझने के लिए बेसिक क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर दिए थे। कंडीशन नंबर 2 था इट इज एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एंड इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल जो मैंने डिस्कस किया था कि दीपू ने मुझे ऑर्डर दिया गुड्स के सप्लाई का, मैंने आलू को ऑर्डर दिया गुड्स के सप्लाई का, तो मैं दीपू के ऊपर इनवॉइस बनाऊंगा, आलू मुझ पे इनवॉइस बनाएगी। अभी आप चेक करो, बरोबर समझने का ट्राई करो, गुड्स का एक्चुअल रिसीट तो दीपू करती है, तो दीपू को मैंने जो इनवॉइस बनाया उसके बेसिस के ऊपर उसको आईटीसी मिल जाएगी। आप समझ रहे हो ना, दीपू को मैंने जो इनवॉइस बनाया उसके बेसिस के ऊपर उसको आईटीसी अवेलेबल हो जाएगी, बट आलू ने जो मुझ पे इनवॉइस बनाया उसका तो एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स सर्विस हुआ ही नहीं है, तो उसकी आईटीसी मुझे अवेलेबल हो सकती नहीं है। बट बेस्ड अपॉन दिस एक्सप्लेनेशन व्हिच इज ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, बेस्ड अपॉन दिस एक्सप्लेनेशन ऐसा मान लिया जाएगा, ऐसे डीमिंग फिक्शन इंपोज कर दिया कि स्मिथ ने भी जो डायरेक्शन देता है थर्ड पर्सन उसने भी ये गुड्स एंड सर्विस एक्चुअल रिसीव कर दी है, एंड अकॉर्डिंगली उसको भी आईटीसी का एलिजिबिलिटी आने वाला है फ्रेंड्स। बोल पक्कू डन। नेक्स्ट अब यहां पे चेक कर सकते हो, इट इज क्लॉज सी व्हिच इज थर्ड कंडीशन। देखो थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि आपका जो भी जीएसटी कंपोनेंट है उसका एक्चुअल पेमेंट होगा, बिकॉज गवर्नमेंट के पास जाएगा तो हमको आईटीसी रेसिपिएंट को अवेलेबल होगी, मतलब जब तक उसका एक्चुअल पेमेंट नहीं होगा आपको आईटीसी अवेलेबल होने वाली नहीं है। ओके, जो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा तो सिस्टम ऐसी रहती है कि देखो रेसिपिएंट ने सप्लायर को जीएसटी का पेमेंट किया, सप्लायर जाके गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करने वाला है। ओके, अभी ऑब्वियसली रेसिपिएंट को नहीं पता होगा कि सप्लायर ने कब जाके जीएसटी का पेमेंट किया, तो एक बीच का रास्ता निकाला व्हिच इज सेक्शन 41 व्हिच इज फ्रेंड्स प्रोविजनल आईटीसी, जिसमें क्या होगा, जो भी रेसिपिएंट है, लिसन वेरी वेरी केयरफुली प्लीज, जो भी रेसिपिएंट है वो क्या करेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, जो भी रेसिपिएंट है वो पहले क्या करेगा, वो पहले प्रोविजनल, देखो उसने सप्लायर का इनवॉइस उसके ऊपर आया तो उसके बेसिस के ऊपर वो प्रोविजनल आईटीसी अवेल कर देगा, एंड वो प्रोविजनल आईटीसी सब्जेक्ट टू व्हाट, फाइनल पेमेंट बाय सप्लायर टू गवर्नमेंट, मतलब जो फाइनल पेमेंट सप्लायर गवर्नमेंट को कर देता है तो ये प्रोविजनल आईटीसी फाइनल आईटीसी में, फुल फ्लेज आईटीसी में, एलिजिबल आईटीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। बट जो सप्लायर गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करेगा तो प्रोविजनल आईटीसी कैंसिल हो जाएगी, उसका रिवर्सल का क्वेश्चन आएगा, उतना आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करने की रिक्वायरमेंट आएगी। मतलब स्टेप 1 क्या होगा कि लेटर से सप्लायर रेसिपिएंट को सप्लाई करता है, स्टेप 2 क्या होगा, रेसिपिएंट प्रोविजनल आईटीसी अवेल करेगा, स्टेप 3 क्या होगा, प्लीज बरोबर समझने का ट्राई करो, सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करेगा, एंड स्टेप 4 क्या होगा, ये जो प्रोविजनल आईटीसी है वो फाइनल आईटीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। बट जो स्टेप 3 परफॉर्म नहीं हुआ, मतलब सप्लायर ने जो गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट नहीं किया, तो प्रोविजनल आईटीसी आपके कैंसिल हो जाएगी, आपको उस जो भी आपने आईटीसी अवेल कर दिया उतना टैक्स पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। और पक्को एकदम चकाचक। एंड फ्रेंड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट गवर्नमेंट को पहले जीएसटी का पेमेंट करेगा, एंड मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि रेसिपिएंट जब गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करेगा उसको आईटीसी लेजर इस्तेमाल करने का परमिसिबल, मतलब परमिशन नहीं, कंपल्सरी उसको कौन सा लेजर इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको कैश लेजर ही यूज करना पड़ेगा, ही कैन नॉट यूटिलाइज आईटीसी। जब रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट को पेमेंट करना चाहता है वो आईटीसी यूज नहीं कर सकता। हाँ डेफिनेटली उसका इनवर्ट जो है बिजनेस पर्पस के लिए तो उसकी आईटीसी उसको अवेलेबल होगी, बट वो अवेल होगी वो जीएसटी का पेमेंट करने के लिए, रेसिपिएंट जीएसटी का पेमेंट करने के लिए, उसके बाद जो भी आईटीसी पूल में टैक्स पड़ा होगा, इनपुट टैक्स पड़ा होगा, उसका वो यूटिलाइजेशन कर सकता नहीं है। मैंडेटरी बेसिस के ऊपर उसको कौन सा लेजर इस्तेमाल करना पड़ेगा, इट वुड बी फ्रेंड्स कैश लेजर। बोलो पक्को डन। हाँ सप्लायर होगा तो वो कैश भी यूज कर सकता है, आईटीसी लेजर भी यूज कर सकता है, बट जो रेसिपिएंट जीएसटी का पेमेंट करेगा वो खाली खाली कौन सा लेजर इस्तेमाल कर पाएगा, कैश लेजर। एंड रेसिपिएंट यहाँ पे हम जो रेसिपिएंट की यहाँ पे बात करते थे थर्ड कंडीशन में, जो रेसिपिएंट पहले गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करेगा, बाद में उसकी वो क्या अवेल कर देगा, आईटीसी। पक्कू डन। 3 कंडीशन हमने डिस्कस कर दी। फर्स्ट वाज पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, सेकंड वाज फ्रेंड्स एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, थर्ड वाज इन रिलेशन टू पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, एंड लास्ट आता है फ्रेंड्स जो हमारा रेसिपिएंट है हमारा पे क्या फाइल करने वाला है, रिटर्न। हमारा जो रेसिपिएंट है वो हमारा वहां पे जब तक रिटर्न नहीं फाइल करेगा तब तक उसको आईटीसी अवेलेबल हो सकती नहीं है फ्रेंड्स। एंड एकदम लॉजिकल है, हम आईटीसी अवेल कैसे करते हैं, इट इज बाय वे ऑफ फर्निशिंग ऑफ व्हाट फ्रेंड्स, रिटर्न। बोलो क्लियर डन। तो ये 4 कंडीशन थी जिसका हमने डिस्कशन किया। ये रिटर्न का फॉर्म कौन सा होगा, इट विल बी GSTR3B, इट विल बी व्हाट फ्रेंड्स, GSTR3B, जिसको फाइल करते हुए हम यहाँ पे आईटीसी अवेल करते हैं फ्रेंड्स। डन। तो अब तक हमारा डिस्कशन ये रहा था फ्रेंड्स, इट वाज सेक्शन 16, बरोबर समझने का ट्राई करो, इट वाज सेक्शन 16 सब सेक्शन 1, इट वाज सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, क्लॉज ए फर्स्ट कंडीशन, क्लॉज बी सेकंड कंडीशन, क्लॉज सी थर्ड कंडीशन, क्लॉज डी लास्ट कंडीशन। ऐसा हमारा डिस्कशन अब तक का रहा है फ्रेंड्स। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको याद होगा ही फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे हमने 3 प्रोविजो बताए थे फ्रेंड्स, मैंने आपको देखो यहाँ पे हमने ये समरी भी लिखना स्टार्ट कर दिया है। देखो ये फर्स्ट प्रोविजो, ये सेकंड प्रोविजो, ये थर्ड प्रोविजो, ऐसे सब सेक्शन मतलब 2 में वी हैव 3 डिफरेंट प्रोविजोस। प्रोविजो का मतलब होता है एक्सेप्शन।
ओके चलो फ्रेंड्स अभी चेक करो, बरोबर इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स अभी क्या हुआ, जब लॉ में प्रोवाइजो होता है, लेकिन आगे भी डिस्कशन किया है फ्रेंड्स मैंने, पर अभी बरोबर समझो, जब लॉ में प्रोवाइजो होता है तो फर्स्ट प्रोवाइजो का स्टार्टिंग ऑलवेज क्या होता है, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इट इज फ्रेंड्स प्रोवाइडेड दैट, देखो क्या है स्टार्टिंग, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट। ओके, सेकंड प्रोवाइजो होगा तो वो लोग उसका स्टार्टिंग कैसे करेंगे, उसका स्टार्टिंग होगा प्रोवाइडेड फर्दर दैट, पता चला, सेकंड प्रोवाइजो का स्टार्टिंग कैसे होगा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। ओके चलो थर्ड प्रोवाइजो कैसे होगा, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। ओके यहाँ पे तो तीन ही प्रोवाइजो थे, तो चौथा हो तो क्या करने का, प्रोवाइडेड फर्दर ऑल्सो दैट, ना 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 ऐसा होता नहीं, बाद में चलता रहेगा, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, ऐसा आगे चलता रहेगा। फ्रेंड्स आप समझ रहे हो बरोबर जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ, फर्स्ट प्रोवाइजो क्या लिखा होगा, प्रोवाइडेड दैट, सेकंड में क्या लिखा होगा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, थर्ड में क्या लिखा होगा, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, चौथे में प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, फिफ्थ प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, सिक्स्थ प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, एंड ऑल्सो दैट, ऑल्सो दैट, ऑल्सो दैट, ऑल्सो दैट, ऐसा लाइफ में चलता रहेगा। पक्कू, तो फर्स्ट प्रोवाइजो आप चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग। देखो फ्रेंड्स एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। हुआ है ऐसा कि मैं सप्लायर हूं, आप मेरे रेसिपिएंट हो, लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली फ्रेंड्स, मैं सप्लायर हूं, आप मेरे रेसिपिएंट हो। हुआ ऐसा कि आपने मुझे ऐसा बोला कि देखो मैं सप्लायर हूं, आप मेरे रेसिपिएंट हो। फ्रेंड्स बहुत लॉजिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मुझे क्या बोला, सर 500 क्वांटिटी का गुड्स सप्लाई करो, आपने मुझे क्या बोला फ्रेंड्स, 500 क्वांटिटी में गुड्स का सप्लाई करो। मैं पगले हो जाएगा, तुम चिंता ना करो फ्रेंड्स। तो मुझे 500 क्वांटिटी आपको भेजनी थी, मुझे 500 क्वांटिटी आपको भेजनी थी, बट एक्चुअली देखने के लिए जाओ तो मेरे पास उसका स्टॉक नहीं था। तो फ्रेंड्स मैंने आपको टुकड़े 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 करके ये 500 क्वांटिटी भेजी। एग्जांपल के तौर पे मैंने जनवरी महीने में आपको 300 क्वांटिटी भेजी, मैंने जनवरी महीने में आपको 300 क्वांटिटी भेजी, मैंने फरवरी महीने में आपको 100 क्वांटिटी भेजी, एंड जो रिमेनिंग 100 क्वांटिटी बच गई वो मैंने आपको मार्च महीने में भेजी। ओके, इट इज इन द मंथ ऑफ मार्च, मतलब ऐसे मैंने क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब एक साथ मैंने आपको गुड्स का सप्लाई नहीं किया, टुकड़े 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 करके गुड्स का सप्लाई किया। तो फ्रेंड्स आपको आईटीसी कब मिलेगी, हैं बताओ, जनवरी महीने में आपको आईटीसी मिलेगी, फेब में आईटीसी मिलेगी, क्या आपको मार्च में आईटीसी मिलेगी, बताओ बताओ, चलो आपको गुड्स एक साथ नहीं मिले, एक साथ गुड्स मिल गए कोई चिंता नहीं, उस महीने में आपको आईटीसी अवेलेबल एलिजिबल हो जाएगी। पर जब आपको गुड्स टुकड़े 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 में मिले, कैसे आईटीसी मिलेगी, जरा ध्यान से पढ़ना, एकदम प्रॉपर पढ़ना, ये तीनों तीन लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज रीड फर्स्ट एट योर ओन वेरी वेरी केयरफुली। चलो खुद से पढ़ो पहले फ्रेंड्स, चलो मैं वेट कर रहा हूँ आपकी, मैं गायब हो जाता हूँ फ्रेंड्स 1 मिनट के लिए, आप ध्यान से पढ़ लो चलो। बोलो क्या होगा, चलो बताओ फटाफट क्या होगा। जैसे जैसे गुड्स आते जाएंगे वैसे वैसे आईटीसी मिलती जाएगी, ऐसा ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर आईटीसी मिल जाएगी, वैसा ना, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको आईटीसी का एंटरटेनमेंट होगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको आईटीसी अवेलेबल होने वाली है। जब यहाँ पे प्रोवाइजर के थ्रू चेक कर सकते हो, provided that where goods against invoice are received in lots or in installments, meaning thereby एक साथ आपके आपके पास गुड्स नहीं आ रहे, गुड्स टुकड़े 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 होके आ रहे, तो कब आईटीसी मिलेगी आपको, लॉ कहता है रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक, अगेन टेक का मतलब क्या हुआ, अवेलमेंट, ऑलवेज ध्यान में रखने का। अभी हम जो भी बातें करते हैं फ्रेंड्स वो अवेलमेंट की ही बातें करते हैं, अभी हम यूटिलाइजेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी आप समझो सेक्शन 16 होगा, आगे सेक्शन 17 भी होगा, तो हम जो भी बातें करेंगे इट वुड बी इन रिलेशन टू अवेलमेंट, अभी यूटिलाइजेशन की बात ही नहीं, आप वो साइड कंसेप्ट साइड में रख दो। ओके, विल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट अपॉन रिसीट ऑफ क्या लिखा लो ने, क्या लिखा लो ने, जरा गौर से पढ़ो, इट इज लास्ट लॉट और लास्ट इंस्टॉलमेंट, मीनिंग दैट बाय जब आप ये गुड्स का लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव करोगे तब आपको ये आईटीसी का एल एंटाइटलमेंट होगा, तब जाके ये आईटीसी आपको अवेलेबल होने वाली है। पक्को, तो ये मंथ ऑफ मार्च होगा जिस महीने में आपका आईटीसी का एंटरटेनमेंट आएगा, बिकॉज उस महीने में आप लास्ट लॉट और लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव कर रहे हो इन रिलेशन टू दिस पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। पक्को, फर्स्ट प्रोवाइजर कितना क्लियर, कितना आसान, गुड्स लॉट्स में रिसीव किया, गुड्स अपने इंस्टॉलमेंट में रिसीव किया, तो जब आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा तब जाके उसकी आईटीसी आपको अवेलेबल होने वाली है। पक्को, एकदम चकाचक डन। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रोवाइजर, अभी देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, तो बस एक बार एक एग्जांपल समझते हैं। फ्रेंड्स मैं सप्लायर, आप मेरे रेसिपिएंट,
लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली। मैं कोई भी सप्लाई आपको करता हूं, गुड्स का भी हो सकता है, सर्विसेज का भी हो सकता है, कोई चिंता नहीं है फ्रेंड्स। ओके, अभी क्या होगा समझो, मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो। फ्रेंड्स मैंने आपको बिल बना के दिया, लेट अस से वैल्यू ऑफ सप्लाई 10 लाख रुपीस का, उसके ऊपर लेटर से मैंने चार्ज किया CGST, उसके ऊपर मैंने चार्ज किया लेटर से SGST। ओके, 18% था तो लेटर से 90,000 ऐसे करके आपको GST चार्ज किया। टोटल इज व्हाट फ्रेंड्स, 1,18,000। बरोबर, यस, 10,80,000 आएगा। सॉरी फ्रेंड्स, 11,80,000 आएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इट वुड बी 11,80,000। आई थिंक नाउ इट इज परफेक्ट। ओके, मैं सप्लायर था फ्रेंड्स, आप मेरे रेसिपिएंट थे, यस और नो। अभी देखो, आप एंटाइटल्ड हो टू टेक क्रेडिट, यस और नो, ऑफ विच अमाउंट, ऑफ CGST एंड SGST, दैट इज इन टोटल। आप GST चेक करो तो GST की कितनी ITC आपको मिलेगी, तो GST की आपको ITC मिलेगी ₹1,80,000। ओके, चलो फ्रेंड्स, अभी हुआ क्या। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती थी, पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। मैंने आपको फ्रेंड्स ये टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट जो इनवॉइस था वो मैंने आपको अवेलेबल कर दिया। चलो फ्रेंड्स, सेकंड क्या था, एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो भी आपने रिसीव कर लिया। लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपने ITC अवेल कर दी। इंस्टॉलमेंट नहीं था, एक साथ मैंने आपको गुड्स का सप्लाई कर दिया था, तो फुल ITC आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलो थर्ड, एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स। फ्रेंड्स आपको तो प्रोविजन ITC मिल जाएगी, बट तो भी मैंने तो एक्चुअल बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट को GST का पेमेंट कर ही दिया है। अभी अभी आपसे मुझे कोई पेमेंट नहीं आया, बरोबर समझने का ट्राई करो। अभी आपसे मुझे कोई पेमेंट नहीं आया, हाँ, बट मैंने मेरी जेब से जाके गवर्नमेंट को ये पेमेंट कर दिया है, विच इज ऑफ CGST, विच इज ऑफ SGST। ये 90,000 का पेमेंट मैंने CGST का गवर्नमेंट को कर दिया, इन 90,000 का पेमेंट मैंने SGST का गवर्नमेंट को कर दिया। इन टोटल मैंने ₹1,80,000 का पेमेंट गवर्नमेंट को कर दिया है। फ्रेंड्स इतना क्लियर, पक्को डन। नाउ व्हाट इज माय कंसर्न, ये जो सप्लायर GST का पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को, दैट मे बी बाय वे ऑफ कैश आल्सो, दैट मे बी बाय वे ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC आल्सो, यस और नो। आगे लिखा ही था हमारे क्लियर कट सबसेक्शन, मतलब सबसेक्शन 2 के क्लॉज सी ने, बरोबर, थर्ड कंडीशन क्लॉज सी थी ना, हाँ, तो उसने क्या लिखा था कि ये जो GST का पेमेंट आपको करना है एक्चुअल बेसिस के ऊपर, वो जो सप्लायर पेमेंट करेगा तो लेटर से कैश लेजर को भी यूटिलाइज कर सकता है, वो ITC लेजर को भी यूटिलाइज कर सकता है, दोनों लेजर का यूटिलाइजेशन परमिसिबल पॉसिबल है। फ्रेंड्स आई थिंक यहां तक आप समझ रहे हो जो मैं कन्वे कर रहा हूं। ओके, चलो, ये मैंने मेरी जेब से गवर्नमेंट को पेमेंट भी कर दिया बाय वे ऑफ कैश लेजर और बाय वे ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। डन। जो फर्स्ट था पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, एकदम परफेक्टली आपको मिल गया, आप रेसिपिएंट है, आपको पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट हो गया। पॉइंट नंबर 2, एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स सर्विसेज, ये भी हो गया। गवर्नमेंट को GST का पेमेंट, ये भी हो गया। एंड चौथा, रिटर्न आपने फर्निश करना था, व्हिच वाज GSTR3B, वो आपने भी फर्निश कर दिया, एंड उसने आपने ITC अवेल कर दी, उसमें आपने ITC अवेल कर दी, उसमें आपने ITC अवेल कर दी। अभी मजा तो आपको आई है, बिकॉज अब तक आपका कोई पेमेंट मुझे नहीं आया है। समझो आप कितने बेनिफिशियल हो गए, कितना नसीब लेके आप आए हो, जरा चेक करो। आपने आपने मुझे पेमेंट नहीं किया, आपने 11,80,000 का आपने मुझे पेमेंट नहीं किया, बट तो भी आपको ITC तो मिल गई है ₹1,80,000 की, यस और नो। बिकॉज चारों चार कंडीशन जो कहती थी, मतलब सबसेक्शन 1 तो क्या कहती थी, रजिस्टर्ड पर्सन को, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, जो सप्लाई अपने बिजनेस पर्पस के लिए रिसीव किया वो ITC आपको मिल जाएगी। सबसेक्शन आपके लिए सेटिस्फाइड। सबसेक्शन 2 की चारों चार कंडीशन हमने वेरीफाई कर ली, स्टार्टिंग फ्रेंड्स फ्रॉम नंबर 1, possession of tax paying document, satisfied. Point number 2, actual receipt of goods or services, satisfied. Actual payment of tax by me to government, satisfied. वो भी मैंने पे कर दिया फ्रेंड्स, वो भी मैंने पे कर दिया। एंड चौथी कंडीशन, रिटर्न आपको फर्निश करना था GSTR3B, उसमें आपने ITC अवेल भी कर दी। तो जलसा तो आपको हो गया। 3 4 5 महीने बीत गए हैं, आपने मुझे कोई पेमेंट नहीं किया, पर तो भी आपको तो ITC जलसा करके बैठे हो आप। समझ रहे हो जो मैं कन्वे करना चाहता हूं? वापस एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, आपका मुझे कोई पेमेंट अब तक नहीं आया है, पर तो भी मैंने मेरी जेब से गवर्नमेंट को जाके पेमेंट कर दिया है, पर तो भी आपको तो ITC मिल गई है। बाप रे बाप, पता चला क्या हुआ? तो नुकसान नहीं हुआ मुझे, मेरा पैसा गवर्नमेंट के पास है, बट आपसे वो पैसा मेरे पास तो आया ही नहीं है। तो अब तो जलसा करके बैठे हो, ITC अवेल करके बैठे हो। ओके, तो इसको थोड़ा मिकेनाइज करने के लिए, इसको थोड़ा मिकेनाइज करने के लिए हमारे पास सेकंड प्रोवाइजो है, हमारे पास थर्ड प्रोवाइजो है। तो दोनों पहले ऑब्वियसली फ्रेंड्स आप खुद से पढ़ोगे। चलो चलो चलो, वापस एक बार मैं गायब हो जाता हूं। मेरा क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा कि स्मिथ सप्लायर है,
आप रेसिपिएंट हो फ्रेंड्स, आपने मुझे अब तक कोई पेमेंट नहीं किया है, आपने मुझे अब तक कोई पेमेंट नहीं किया है, एंड आप तो आईटीसी अवेल करके बैठे हो, बिकॉज जो भी सबसेक्शन 2 की, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की जो भी चारों चार कंडीशन थी वो तब सेटिस्फाई करके बैठे हो, सो यू आर नाउ एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट, यू आर एलिजिबल टू टेक क्रेडिट, पूरे पूरे आईटीसी तो आपको मिल गई है। तो ये जो मैंने आपने मुझे पेमेंट नहीं किया उसका क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। चलो फ्रेंड्स, ये आपको पहले पढ़ना है, पहले फर्स्ट ये सेकंड प्रोवाइजो आप पढ़ लो, जो पहले पढ़ना है वो अब ये सेकंड प्रोवाइजो पढ़ लो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। चलो फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से, मैं 2 मिनट आपकी वेट करूंगा, प्लीज प्लीज रीड इट वेरी वेरी केयरफुली। फ्रेंड्स, जीएसटी नहीं सीखना है हमको, मैं आपको जीएसटी सिखाने आया ही नहीं हूं, मैं आपको जीएसटी कैसे पढ़ा जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है, कोई भी लॉ को कैसे पढ़ा जाता है, वो हमारा ऑलवेज प्राइमरी फोकस होगा। चलो, यू कैन स्टार्ट रीडिंग प्लीज। चलो फ्रेंड्स, रेडी, एकदम परफेक्ट पढ़ लिया। चलो, आई थिंक दोनों पढ़ लिए होंगे अभी तो। लेट्स चेक, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेर रेसिपिएंट, मतलब आपकी बात हो रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फेल्स टू पे टू सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। फ्रेंड्स, आप चेक करो तो जो फर्स्ट प्रोवाइजो है वो खाली गुड्स के लिए है, बिकॉज गुड्स दी, सॉरी, सबको गुड्स ही इंस्ट्रूमेंट में मिल सकते हैं, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो, ओनली गुड्स जो इंस्ट्रूमेंट में मिलेंगे। सेकंड प्रोवाइजो चेक करो, दोनों के लिए है, मतलब ये जो पेमेंट रेसिपिएंट सप्लायर को नहीं करता है विद इन 180 डेज, आई थिंक पढ़ लिया होगा आपने, इट इज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। ओके, वापस एक बार, वेर रेसिपिएंट फेल्स टू पे टू सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ओके, अदर देन, मतलब इसको ये प्रोवाइजो एप्लीकेबल मत करना, इसको ये प्रोवाइजो एप्लीकेबल मत करना, अदर देन सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, बिकॉज यहाँ पे तो क्या होता है, रेसिपिएंट गवर्नमेंट को पे करता है, उसके बेसिस के ऊपर उसको आईटीसी मिल जाती है।
आप समझ रहे हो? रिवर्स मैकेनिज्म में तो क्या होगा, रेसिपिएंट गवर्नमेंट को पे करेगा, तब वो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्लॉज सी की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, बाद में उसको क्या मिलने वाली है, आईटीसी। यस और नो? तो ये जो प्रोविजो है वो रेसिपिएंट को जब आरसीएम के हिसाब से टैक्स का पेमेंट करना होगा उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आरसीएम वाले केस के लिए ये सेकंड प्रोविजो थर्ड प्रोविजो नहीं है, भूल जाओ। ओके, चलो वापस एक बार हेडिंग के साथ। Where recipient fails to pay to supplier of goods or service or both, क्या वो फेल होता है, रेसिपिएंट क्या पे नहीं कर सकता है, द अमाउंट टूवर्ड्स, क्या रेसिपिएंट को पे करना था, रेसिपिएंट को सप्लायर को पे करना था, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस ये टैक्स कंपोनेंट प्लस ये जीएसटी कंपोनेंट, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 10 लाख रुपए प्लस जीएसटी कंपोनेंट 1,80,000, टोटल पेमेंट वाज 11,80,000, ये पेमेंट नहीं कर सकता है रेसिपिएंट सप्लायर को। ओके, विद इन व्हाट टाइम, विद इन व्हाट टाइम, वन इट इज, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो, अमाउंट टूवर्ड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई along with tax payable thereon, meaning thereby जो यहां पे बात हो रही है वो बहुत क्लियर है, it is value of supply plus GST, इट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी। विद इन व्हाट टाइम वो पेमेंट नहीं कर सकता है, क्लियर कट लिखा है, विद इन पीरियड ऑफ 180 डेज। बोलो विद इन पीरियड ऑफ व्हाट, इट इज स्पेंड्स 180 डेज, मतलब मैक्सिमम जो टाइम आपको मिलेगा। ए रेसिपिएंट सुन लो बरोबर, रेसिपिएंट जो को मतलब रेसिपिएंट जब सप्लायर को पेमेंट करेगा तो कितना टाइम आपके पास मैक्सिमम अवेलेबल है, इट इज स्पेंड्स मैक्सिमम 180 डेज। उसको इंटरप्रेट करके आप 6 मंथ्स में कन्वर्ट मत करना, बहुत रिक्वेस्ट है मेरी आपको फ्रेंड्स। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जब लॉ में नंबर ऑफ मंथ्स लिखे हो तो उसको नंबर ऑफ मंथ के तौर पे इंटरप्रिटेशन करने का, जब लॉ में नंबर ऑफ डेज लिखा हो तो उसको नंबर ऑफ डेज के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करने का। डेज को मंथ में कन्वर्ट कर दिया, मंथ्स को डे में कन्वर्ट कर दिया, ना ना ना, ऐसी गलती, ऐसा 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 ब्लंडर मत करना फ्रेंड्स, दिल से रिक्वेस्ट है। पक्को इतना क्लियर? चलो फ्रेंड्स वापस एक बार, क्या पे करना है रेसिपिएंट को, सप्लायर को क्या पे करना है, इट इज अमाउंट टुवर्ड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई अलोंग विद टैक्स पेबल देयरऑन, विद इन व्हाट टाइम, विद इन पीरियड ऑफ 180 डेज। कहां से 180 डेज, आपकी बर्थडे से? ना ना ना। आपके स्पाउस के बर्थडे से? ना ना ना। तो कहां से 180 डेज, कहां से? लॉ कहता है 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, मतलब रेसिपिएंट सप्लायर को कितना समय में पेमेंट कर देगा, इट इज स्पेंड्स 180 डेज। कहां से 180 डेज, इट इज 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, बिकॉज़ वही डेट आसानी से अवेलेबल हो जाएगी आपको, इनवॉइस में मेंशन की होगी डेट से। डन। तो रेसिपिएंट को पेमेंट करना है, किस चीज का पेमेंट करना है, तो पेमेंट करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई का प्लस जीएसटी कंपोनेंट का। कितने समय में पेमेंट करना है, 180 डेज में पेमेंट करना है। यू कैन नॉट चेंज इनटू 6 मंथ्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट बरोबर ध्यान देना, यू कैन नॉट चेंज इनटू 6 मंथ्स, यू कैन नॉट चेंज इनटू 6 मंथ्स, यू हैव टू कीप इट जस्ट व्हाट, 180 डेज कंपलसरी। डन। ओके, तो 180 डेज में पेमेंट करना है रेसिपिएंट को सप्लायर को, कहां से 180 डेज, तो डेट ऑफ इनवॉइस से। ओके, जो ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, ओके, एन अमाउंट जो ऐसा नहीं किया, मतलब रेसिपिएंट जो फेलियर करता है सप्लायर को पेमेंट करने के लिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी कंपोनेंट, तो कॉन्सिक्वेंस क्या, कॉन्सिक्वेंस आप चेक कर सकते हो, द अमाउंट इक्वल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट, the amount of input tax credit. What amount of input tax credit do we have? It is 1,80,000 which is availed by recipient. What amount of ITC is availed by recipient? It is 1,80,000. That amount of ITC is availed by recipient shall be added. उसको हम ऐड कर देंगे, किस में ऐड कर देंगे, टू हिट्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। सत्यानाश कर दिया, गजब कर दिया, जो आपने बीइंग रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट नहीं किया विद इन व्हाट टाइम, 180 डेज। किसका पेमेंट, वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी कंपोनेंट, 180 डेज में पेमेंट नहीं किया। कहां से 180 डेज, डेट ऑफ इनवॉइस से, जो आपने मुझे 180 डेज में पेमेंट नहीं किया, तो वो आपकी टैक्स लायबिलिटी में, बिकॉज़ आप आईटीसी अवेल करके बैठे हो, लॉजिकल है, आप आईटीसी अवेल करके बैठे हो, सो आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में उसको ऐड कर दिया जाएगा। ध्यान से आपको आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में उसको ऐड कर दिया जाएगा। यहां से खत्म नहीं होता है, गजब पॉइंट तो अब आ रहा है, along with interest thereon, because जलसा किया है आपने, सप्लायर ने जो गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया है टैक्स कंपोनेंट का, वो आप अवेल करके बैठे हो, मतलब गवर्नमेंट को जो पेमेंट सप्लायर ने किया हुआ है उसके आईटीसी आप जलसा कर रहे हो। तो जो आप पेमेंट नहीं करोगे रेसिपिएंट को विद इन 6 मंथ्स, सॉरी गलत कर दिया मैंने, विद इन 180 डेज, तो ऐड करो आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, एंड वो भी इंटरेस्ट के साथ, भरो इंटरेस्ट, पता चलेगा एक बार आपको। ओके, सो इंटरेस्ट के बारे में जब क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन आएंगे, कौन से पीरियड से लेकर कौन से पीरियड का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 2, कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, वो डिस्कशन करते हैं, पर पहले इसको कंक्लूड कर देते हैं, इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। तो उसके रूल्स हमारे पास नोटिफाइड है, चिंता ना करो फ्रेंड्स। ओके, मतलब जो भी रेट्स होंगे, जो भी इंटरेस्ट होगा, वो मैनर क्या होगी, वो हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स।
बोलो पक्को, डन। ओके, इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में क्या हुआ कि रेसिपिएंट है वो सप्लायर को विद इन व्हाट टाइम 180 डेज पेमेंट करने के लिए लायबल हो गया। ओके, तो ऐसा वो नहीं करता है, जो ऐसा वो नहीं करता है। किसका पेमेंट करना है? वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी कंपोनेंट। कितने समय में करना है? विद इन 180 डेज। कहां से 180 डेज? फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, जो रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया, जो रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया। तो इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में रेसिपिएंट जो भी आईटीसी अवेल करके बैठा है, जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करके बैठा है, उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। उसको 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 आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। वो तक तो समझता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अलोंग विद इंटरेस्ट, बट अलोंग विद इंटरेस्ट। बोलो पक्कू, एकदम मजबूत, डन। वो इंटरेस्ट फैक्टर देखे उसके पहले मैं ये थर्ड प्रोविजन भी आपको समझा देता हूं, सो एकदम गजब क्लैरिटी आ जाएगी। फ्रेंड्स, ऐसा हुआ कि आपने मुझे विद इन 6 मंथ्स पेमेंट नहीं किया। समझ लो मैंने आपको सप्लाई किया था, ये 11,80,000 का टोटल मेरा बिल था आपके ऊपर। सपोज आपने मुझे विद इन 6 मंथ्स पेमेंट नहीं किया, तो लॉ तो क्या कहता है? आपको बीइंग रेसिपिएंट आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में 1,80,000 ऐड कर देने पड़ेंगे अलोंग विद इंटरेस्ट, अलोंग विद इंटरेस्ट। आपने ऐड भी कर दिया, गवर्नमेंट को उसका पेमेंट भी हो गया। बट लोचा क्या हुआ कि 10 मंथ्स खत्म हुए ना, इनवॉइस के 10 मंथ्स खत्म हुए ना, बाद में आपने उसका मुझे पेमेंट कर दिया। किसका? 11,80,000 की बात कर रहा हूं। अब समझ रहे हो जो मैं कन्वे करना चाहता हूं? ना ना, बरोबर समझने का ट्राई करो। 8 विद इन 6 मंथ्स आपने मुझे 1180 का पेमेंट नहीं किया, सो आप जो 180 की आईटीसी अवेल करके बैठे थे, उसका रिवर्सल आया, सो आउटपुट आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया गया अलोंग विद इंटरेस्ट। आपके 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 आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया गया अलोंग विद इंटरेस्ट। लोचा क्या हुआ? मजा क्या ही, 10 मंथ्स हुए, आपने मुझे पेमेंट कर दिया, ये मैं तो खुश हो गया, पेमेंट आ गया, पेमेंट आ गया, पेमेंट आ गया। और दुख आपको होगा कि पहले 180 की आईटीसी अवेल करके बैठे थे, बाद में उसका रिवर्सल किया, वो भी दुख इंटरेस्ट के साथ, वो भी इंटरेस्ट के साथ। अभी जब पेमेंट किया तब क्या होगा? तब थर्ड प्रोवाइजर पिक्चर में आएगा। लो, आपका भी ध्यान रखेगा, खाली मेरा ध्यान रखेगा ऐसा नहीं है, बिकॉज आपसे अल्टीमेट तो जीएसटी आ रहा है ना, बर्डन तो आपके ऊपर है ना, तो आपका भी ध्यान रखता है। चेक करो थर्ड प्रोवाइजर क्या कहता है। Provided also that recipient shall be now entitled, recipient will be now entitled to avail credit। वापस एक बार आप entitled हो जाएंगे to avail that credit। किस credit? Of input tax on payment made, on payment made by him of the amount towards value of supply of goods or service or both along with tax payable thereon। मीनिंग thereby जो आपने 10 मंथ्स खत्म होने के बाद वो मुझे आपने पेमेंट कर दिया, वो जो आपने मुझे पेमेंट कर दिया, तो जो टैक्स कंपोनेंट था, लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली, जो टैक्स कंपोनेंट था उसके आपको क्या मिल जाने वाली है फ्रेंड्स? आईटीसी। जो टैक्स कंपोनेंट था उसकी वापस एक बार आप एंटाइटल हो जाओगे फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट फ्रेंड्स? आईटीसी। इस महीने में आपने मुझे पेमेंट किया, सपोज 10th मंथ को आपने मुझे पेमेंट किया, बोल एग्जांपल के तौर पे लेटर सितंबर महीना था, तो सितंबर महीने में आपको एलिजिबिलिटी आ जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी। आप समझ गए, डन। बट यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ा बेस्ड अपॉन दी सेकंड प्रोवाइजो, जो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ा बेस्ड अपॉन दी सेकंड प्रोवाइजो, वो तो फ्रेंड्स आपको वापस नहीं मिलेगा, बिकॉज इंटरेस्ट की आईटीसी कभी नहीं मिलती। आईटीसी में ही गुण नाम में कैरेक्टरिस्टिक्स है इनपुट टैक्स क्रेडिट, टैक्स की क्रेडिट आपको मिलने वाली है, जो इनपुट के ऊपर अपने टैक्स इनपुट के ऊपर जो पेमेंट किया था वो फ्रेंड्स। इंटरेस्ट की आईटीसी आपको मिलती नहीं है फ्रेंड्स, इंटरेस्ट खाली पे ही करना पड़ता है, उसकी आईटीसी नहीं मिलती। मतलब सेकंड प्रोवाइजो के हिसाब से जो आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड होगा, तो विद इन 1 डेज पेमेंट नहीं करेंगे तो आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड होगा वो क्या होगा? टैक्स प्लस इंटरेस्ट। खबर पड़े छे? वो ऐड क्या होगा? टैक्स प्लस इंटरेस्ट। ओके, जब आप मुझे फाइनली 10 मंथ के बाद पेमेंट कर रहे हो एग्जांपल के तौर पे, तो आपको जो टैक्स कंपोनेंट होगा उसकी क्रेडिट आपको अवेलेबल एलिजिबल होने वाली है। बोलो पक्कू, एकदम क्लियर, चकाचक, डन। चलो फ्रेंड्स, दो तीन छोटी छोटी बातें यहाँ पे कंक्लूड करते हैं फ्रेंड्स। एज पर सेकंड प्रोवाइजो, एज पर सेकंड प्रोवाइजो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इट वुड बी फ्रेंड्स 18%। 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको ये रिवर्सल आएगा जब आप मुझे बिंग सप्लायर सॉरी बिंग रेसिपिएंट आप मुझे जो 180 डेज में पेमेंट नहीं करोगे, तो 18% पर एनम के हायर रेट से आपको ये इंटरेस्ट पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। एंड पीरियड ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसका एंडिंग पॉइंट होता है फ्रेंड्स। ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? जिस दिन से आपने आईटीसी अवेल की है एंड जिस दिन आप उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर रहे हो, इतना ही गवर्नमेंट को नुकसान हुआ ना फाइनली आप देखने के लिए जाओ तो। वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा, जो दिन से आपने आईटीसी अवेल की उस दिन से लेके जो दिन आप आईटीसी आपके जो दिन आपको टैक्स लायबिलिटी में मतलब आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उसको ऐड कर दे मतलब रिवर्सल किया जाता है, उस दिन तक आपको इंटरेस्ट पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आएगी फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रॉम विच डेट? डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट, it is friends date of availment of credit to reversal of ITC। reversal is कैसे? adding
टैक्स प्लस इंटरेस्ट टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. इट इज एडिंग टैक्स प्लस इंटरेस्ट टू आउटपुट टैक्स. जो दिन आप वो टैक्स प्लस इंटरेस्ट को ऐड करोगे उस दिन तक आपको इंटरेस्ट पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है. बोलो पक्को, एकदम क्लियर, चकाचक, डन. तो पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? जो दिन आप अवेल करते हो उस दिन से स्टार्ट होगा. एंड रिवर्सल कौन से दिन को होगा? जो मतलब सॉरी, जो दिन आप उसको रिवर्स करोगे आपके आउटपुट टैक्स रेवेन्यू में ऐड करोगे. फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस इंटरेस्ट नहीं आएगा बिकॉज अभी हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. ओके, सो एडिंग टैक्स टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, इतना ही लिख देता हूं फ्रेंड्स. एडिंग टैक्स टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. और पक्को, डन. एनालिसिस नंबर 2 आप चेक करो. वेदर आईटीसी विल बी अवेलेबल. अवेलेबल मतलब एंटाइटल्ड. ओके, इफ रेसिपिएंट मेक्स पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज अलोंग विद टैक्स टू सप्लायर आफ्टर 180 डेज. जो आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो कॉन्सिक्वेंस आपने फेस कर दिया. क्या कॉन्सिक्वेंस आपने फेस किया कि आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में वो टैक्स को ऐड कर दिया जाएगा. एंड अवेलमेंट से लेके आपका एडिशन तक का जो भी पीरियड होगा उसका 18% के रेट से आपको इंटरेस्ट पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है फ्रेंड्स. ओके, बट आप 180 डेज के बाद मुझे पेमेंट कर रहे हो तो क्या आपको आईटीसी मिलेगी वापस? एक बार आपको आईटीसी का एंटरटेनमेंट आएगा? एब्सोल्युटली यस. यहाँ पे रेफरेंस देना चाहूंगा. यस, क्रेडिट ऑफ टैक्स विल बी अवेलेबल. फ्रेंड्स ध्यान रखने का, इंटरेस्ट का क्रेडिट नहीं मिलता. इंटरेस्ट का क्रेडिट नहीं मिलता. सो लिख रहा हूं क्रेडिट ऑफ टैक्स विल बी अवेलेबल. क्रेडिट ऑफ टैक्स विल बी अवेलेबल. इसका जो रेफरेंस लिखना चाहूंगा वो रेफरेंस कौन सा होगा फ्रेंड्स? इट इज थर्ड प्रोवाइजो टू सेक्शन 16 सब सेक्शन 2. बोलो फाउ से पक्कू, डन. चलो नेक्स्ट चेक करो. विल टाइम लिमिट बी एप्लीकेबल इन दिस केस? आहा हा हा, क्या बात कर दी, गजब बात कर दी फ्रेंड्स. विल टाइम लिमिट बी एप्लीकेबल टू इन दिस केस? ना फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी. टाइम लिमिट का मतलब यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे मैं क्या कह रहा हूँ प्लीज बरोबर समझने का ट्राई करो. नो टाइम लिमिट विल बी एप्लीकेबल. इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक बार आईटीसी अवेल कर दी. प्लीज बरोबर समझने का ट्राई करो. देखो हमारे इस एग्जांपल के साथ ही हम कंटिन्यू करते हैं कि फ्रेंड्स जो भी मैंने आपको सप्लाई किया था उसकी आईटीसी आपने अवेल कर दी. ओके, अभी उसका आपने मुझे विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं किया. ओके, तो आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में वो टैक्स कंपोनेंट जो आईटीसी अवेल करके बैठे उतना ऐड कर दिया जाएगा अलोंग विद इंटरेस्ट. बोलो यस और नो? यस, उतना आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया गया. अभी कितने समय में आपको मुझे बाद में पेमेंट करना है? वो आप मुझे पेमेंट 5 साल के बाद करो तो भी उसको आईटीसी आपको मिल जाएगी. समझ रहे हो? ये थर्ड प्रोवाइजो की बात है. थर्ड प्रोवाइजो में कभी टाइम लिमिट लिखी? ना ना, चेक करो जरा. प्रोवाइडेड दैट रेसिपिएंट शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल्ड क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन पेमेंट मेड बाय हिम ऑफ द अमाउंट टुवर्ड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई of goods or service for both along with tax payable thereon. meaning thereby एक बार आपने रिवर्सल कर दिया. बरोबर समझने का ट्राई करो. बेस्ड अपॉन सेकंड प्रोविजो जो विद इन 180 डेज आपने मुझे पेमेंट नहीं किया एंड आपने उसका रिवर्सल कर दिया तो बाद में आप मुझे कब तक पेमेंट करोगे तो आपको आईटीसी मिलेगी. आप समझ रहे हो डाउट मेरा? बाद में आप कब तक, हमारे एग्जांपल में जो 10 मंथ वाला था वो मुझे कब तक पेमेंट करोगे तो आपको आईटीसी मिलेगी. आपने 7 साल के बाद आपने मुझे पेमेंट किया तो 7 साल के बाद आईटीसी मिलेगी. आपने मुझे 50,000 साल के बाद पेमेंट किया तो 50,000 साल के बाद आपको आईटीसी मिलेगी. आपने मुझे 2 करोड़ साल के बाद पेमेंट किया, 2 करोड़ साल के बाद आपको आईटीसी मिलेगी. मतलब उसमें कोई टाइम लिमिट बाद में थर्ड प्रोविजो में एप्लीकेबल होने वाली नहीं है. एक बार 180 डेज वाला ये प्रोविजो था, सेकंड प्रोविजो, जिसके बेसिस के ऊपर आपने आईटीसी रिवर्स कर दी, आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में आई टैक्स को ऐड कर दिया अलोंग विद इंटरेस्ट, तो बाद में थर्ड प्रोविजो का बेनिफिट आप कभी भी अवेल कर सकते हो. कभी भी वो बेनिफिट आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल होने वाला है. मतलब 2000 साल के बाद आपने मुझे पेमेंट किया तो भी उसको आईटीसी डेफिनेटली आपको अवेलेबल होने वाली है. बट ध्यान रखने का, टैक्स कंपोनेंट की आईटीसी मिलेगी. डेफिनेट डिफरेंस इंटरेस्ट की तो आईटीसी आपको अवेलेबल होने वाली नहीं है. तो विल टाइम लिमिट बी एप्लीकेबल इन दिस केस? नो फ्रेंड. मतलब ये केस जो सेकंड केस की हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे हमने रेफरेंस दिया थर्ड प्रोविजन को, उसमें कोई टाइम लिमिट आपको एप्लीकेबल होने वाली नहीं है. एंड व्हाट इफ, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, व्हाट इफ पार्ट पेमेंट इज मेड? जो आप मुझे पेमेंट करने वाले थे 11,80,000 का, सपोज आपने मुझे पेमेंट किया, लेट अस से 10 लाख में से 5 लाख का पेमेंट कर दिया एंड ये 5 लाख का जो जीएसटी कंपोनेंट था 90,000 उसका आपने मुझे पेमेंट किया. मतलब सपोज आपने मुझे 590 का पेमेंट किया तो 590 में से जो 90,000 है उसकी आपको आईटीसी मिल जाएगी. 90,000 कभी भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगी. आप समझ रहे हो? तो जितना आपने पार्ट पेमेंट किया उस पार्ट पेमेंट का जो भी टैक्स कंपोनेंट होगा उतनी आईटीसी मिलेगी. वापस एक बार नया पार्ट पेमेंट आपने किया तो वापस एक बार आईटीसी मिलेगी उसके टैक्स कंपोनेंट की. वापस एक बार तीसरा पार्ट पेमेंट का तो तीसरा वापस एक बार आपको आईटीसी मिलेगी वो टैक्स कंपोनेंट की. चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जैक्ट समझ में आ रहा है? पक्को, डन. तो फ्रेंड्स व्हाट इफ पार्ट पेमेंट इज मेड? ओके, सो आंसर क्या आएगा? टैक्स ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑन दैट पेमेंट
will be eligible for ITC. बोलो क्लियर? that payment meaning thereby that part payment will be eligible for ITC. जितना भी आपने पेमेंट किया उतनी ITC डेफिनेटली आपको अवेलेबल होने वाली है फ्रेंड्स. पक्कू? डन. एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन जिसका हम डिस्कशन स्टार्ट करें, बट फ्रेंड्स उसके पहले हमारे पास एक चलो फ्रेंड्स एक्सेप्शन डिस्कस कर लेते हैं. चलो चेक करो फ्रेंड्स. द कंडीशंस of payment of value of supply plus tax within 180 days does not apply in the following situations. मतलब जो सेकंड प्रोविजन हमको कहता है, सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 जो हमारे पास अवेलेबल है, वो कहता है कि आपको रेसिपिएंट को विद इन 180 डेज सप्लायर को पेमेंट कर देना चाहिए फ्रेंड्स. बट वो जो हमारे पास रूल्स है, जो पेमेंट का रिक्वायरमेंट है, वो ये पर्टिकुलर 1 to 3 केस में एप्लीकेबल होने वाला नहीं है. जो ऑलरेडी 1 तो हमने चेक कर ही लिया है फ्रेंड्स, आपको बताइए. सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज, मतलब जो रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से जीएसटी का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आती है, तो ये जो 180 डेज वाला क्लॉज है वो एप्लीकेबल होने वाला नहीं है. चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट आप चेक करो. इट इज डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन. जो हमने चैप्टर सप्लाई में डिस्कस किया था, इट वाज फ्रेंड्स शेड्यूल 1. याद करो, व्हाट वाज शेड्यूल 1? इट इज सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन, मीनिंग देयर बाय मेरा सप्लाई आपको होगा विदाउट कंसीडरेशन. मेरा एकदम लॉजिकल है फ्रेंड्स, कुछ है ही नहीं. मेरा सप्लाई आपको होगा विदाउट कंसीडरेशन, तो भी उसको सप्लाई मानने का, क्योंकि उसको सप्लाई मानने का नाम ही क्या है? सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन. इवन इफ माय ट्रांजैक्शन, माय एक्टिविटी इज विदाउट कंसीडरेशन, इट विल बी रिगार्डेड एज व्हाट? इट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट? सप्लाई. अभी यहां पे मैं आपको चार्ज ही नहीं कर रहा हूं कंसीडरेशन, तो क्या आप मुझे पेमेंट करोगे विद इन 180 डेज? आप समझे? मैं आपको चार्ज करूंगा कंसीडरेशन, तो आप मुझे पेमेंट करोगे विद इन 180 डेज. यहां पे मैं तो आपको चार्ज ही नहीं कर रहा हूं कंसीडरेशन, तो पेमेंट कैसे करोगे? रिवर्सल कैसे आएगा? सो इस केस में भी आपको ये पर्टिकुलर सेकंड प्रोविजन, थर्ड प्रोविजन एप्लीकेबल होने वाले नहीं है. एंड नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो. इट इज सॉरी फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर का यहाँ पे गजब रेफरेंस आता है, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो. एडिशंस मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लायबिलिटी in relation to such supply being incurred by recipient of supply. गजब 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 कर दिया. अब यहाँ पे चेक करो. देखो फ्रेंड्स, थोड़ा एग्जांपल मैं आपको याद करवा दूं, जो एग्जांपल हमने लिया था फ्रेंड्स. याद करो, एग्जांपल ऐसा था कि मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज की थी. मेरा एक इवेंट मैनेजमेंट था. आपको याद आ जाएगा, मुझे विश्वास है फ्रेंड्स. मेरा एक इवेंट मैनेजमेंट था जो मैं करने वाला था दीपू एंड रणवीर के बेबी शावर के लिए. याद आ रहा है फ्रेंड्स? दीपू एंड रणवीर के बेबी शावर का मेरा ये फंक्शन था जो मैंने ऑर्गेनाइज किया था. आपको याद आ रहा हो तो अरे यस और नो? यस. ओके. उसमें ऐसा हुआ था कि मैंने श्रेया को अपॉइंट किया था. मैंने बाद में लेटर से वो ऋतिक रोशन को अपॉइंट किया था. बाद में टीजीबी को अपॉइंट किया था. बाद में ऐसा कुछ मैंने कोई एजेंसी को अपॉइंट किया था. ओके. अभी हुआ ऐसा कि फ्रेंड्स देखो ऐसा हुआ था कि मेरे और दीपू के बीच में टोटल जो कंसिडरेशन फिक्स हुआ था, वो लेटर से 10 करोड़ का कंसिडरेशन फिक्स हुआ था. एग्जाम्पल के तौर पर 100 करोड़ का रखते हैं हायर साइड फ्रेंड्स. ओके. तो हमारे बीच में जो कंसिडरेशन नक्की हुआ था इस इवेंट को मैनेजमेंट करने का, वो 100 करोड़ रुपीस नक्की हुआ था. अभी हुआ ऐसा कि श्रेया फटाफट इवेंट से जा रही थी. आपको वैल्यू सप्लाई चैप्टर याद आ रहा होगा. वापस एक बार यहाँ पे रेफरेंस ले लो, बरोबर समझने का ट्राई करो. मैं इवेंट मैनेजमेंट कर रहा था रणवीर एंड दीपू के बेबी शावर का. ओके. हुआ ऐसा कि ये जो श्रेया थी उसको पेमेंट मैं करने वाला था, बिकॉज आई वॉज सप्लायर एंड रणवीर दीपू वर रेसिपिएंट. यस और नो? मैं सप्लाई कर रहा हूँ, इवेंट मैनेजमेंट करके दे रहा हूँ, 100 करोड़ मेरा कंसिडरेशन है. तो हुआ ऐसा कि श्रेया को मैं पेमेंट करने वाला था, ये ऋतिक रोशन को मैं पेमेंट करने वाला था, ये डीजीबी को मैं पेमेंट करने वाला था. बट व्हाट वाज तकलीफ ऐसी आई कि श्रेया, सुनना केयरफुली, श्रेया को अचानक से इवेंट खत्म हो गई, उसको जाना हुआ. ओके. अभी हुआ क्या कि मेरे पास वो 100 करोड़ नहीं थे. सो इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी टू पे टू श्रेया. इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी टू पे टू ऋतिक रोशन. इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी टू मेक पेमेंट टू हुम? टीजीबी. अरे यस और नो? नाउ व्हाट हैपेंस कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जरा ए रेसिपिएंट काम करो ना, आप फटाफट अभी श्रेया को पेमेंट कर दो 5 करोड़ का. अभी आप श्रेया को पेमेंट कर दो 5 करोड़ का, बिकॉज़ अभी मेरे पास फंड्स अवेलेबल नहीं थे. आपने मुझे फंड्स दिए नहीं थे. बिंग रणवीर दीपू, आपने मुझे फंड्स दिए नहीं थे, तो रणवीर दीपू को मैंने रिक्वेस्ट की कि फटाफट तुम उनको 5 करोड़ दे दो. यस और नो? यस. तो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो 100 करोड़ का कंसिडरेशन नक्की हुआ था, वो तो आप मुझे नहीं पे करोगे. तो आप मुझे जो फाइनली पे करोगे, सुनना केयरफुली, आप मुझे फाइनली पे करोगे, वो तो कितना होने वाला है फ्रेंड्स? इट वुड बी 95 सीआर. आप मुझे जो फाइनली पे करोगे वो तो 95 सीआर होगा. एंड जो बैलेंस यहाँ पे आपने श्रेया को पेमेंट कर दिया, वो तो कितना था? 5 करोड़. बोलो क्लियर? अभी जीएसटी कंपोनेंट किसके ऊपर लगेगा उसका डिस्कशन हमने किया था वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में, विच वाज सेक्शन 15 सब सेक्शन 2. याद आ रहा है फ्रेंड्स आपको? सेक्शन 15 सब सेक्शन 2. उसमें क्या सीखा था कि पेमेंट मेड बाय रेसिपिएंट
टू थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स याद आ रहा है? वापस एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, पेमेंट मेड बाय रेसिपिएंट टू थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, मीनिंग दैट इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी बीइंग सप्लायर टू पे टू दैट थर्ड पर्सन। अरे यस और नो, इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी बीइंग सप्लायर टू पे टू थर्ड पर्सन, बट दैट पेमेंट आई एम नॉट मेकिंग. That payment is not paid by me, it is paid by whom? Recipient. So yes, so that payment is made by recipient, so it was responsibility of supplier met by recipient. It was responsibility of supplier met by recipient. So what amount of consideration that you are making payment to me? It is 95 crore. Yes or no? But वो 95 करोड़ में हमको ये 5 करोड़ ऐड करने पड़ेंगे for the purpose of determination of value of supplier, which is what friends? 100 करोड़. ऐसा याद आ रहा है फ्रेंड्स आपको? वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में आई थिंक ऑलमोस्ट सेम एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि आप मुझे फाइनली मतलब रणबीर दीपक मुझे फाइनली 95 करोड़ रुपीस का पेमेंट करेंगे एंड 5 करोड़ रुपीस का पेमेंट किसको कर दिया गया? श्रेया को. सो इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी सप्लायर टू पे टू whom? थर्ड पर्सन, बट ऑन बिहाफ ऑफ मी, बीइंग सप्लायर ऑन बिहाफ ऑफ मी, पेमेंट इज मेड बाय whom? रेसिपिएंट. सो पेमेंट बाय रेसिपिएंट to third person on behalf of supplier. I'm repeating this statement again, listen me very very carefully. It is payment by recipient to third person on behalf of supplier. Friends, उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करते हैं, उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करते हैं. सो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया? 100 करोड़, जिसके ऊपर मुझे जीएसटी लगाने की रिक्वायरमेंट आने वाली है. इतना समझे? इतना परफेक्ट? अभी मजा आने वाली है. अब समझो, रणबीर दीपक मुझे पेमेंट कितना करेंगे? वो तो ऑब्वियसली 95 रुपीस को 95 करोड़ का पेमेंट करेंगे, पर हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई तो कितना है? 100 करोड़. 5 करोड़ रणबीर दीपू स्मिथ को तो नहीं पे करेंगे, बिकॉज रणबीर दीपू ने 5 करोड़ तो किसको पे कर दिया? श्रेया को. आप समझ रहे हो ना? रणबीर दीपू ने 5 करोड़ का पेमेंट तो किसको कर दिया? श्रेया को. अभी वो 5 करोड़ का पेमेंट मुझे तो आने वाला नहीं है. डेफिनेटली 95 करोड़ का पेमेंट तो मुझे आने वाला है. सो 180 डेज की जो रिक्वायरमेंट है, आप समझे? अभी तकलीफ समझे? 180 डेज की जो रिक्वायरमेंट है वो डेफिनेटली 95 करोड़ के लिए एप्लीकेबल हो सकती है, बट वो 5 करोड़ के लिए एप्लीकेबल हो सकती नहीं है, बिकॉज ये तो खाली क्या है? ये तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का खाली एडिशन है. ये तो वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमिनेशन के लिए खाली 5 करोड़ जो रेसिपिएंट ने पेमेंट किया थर्ड पर्सन को ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, उसको हम खाली यहां पे ऐड करते हैं. वो खाली जीएसटी लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, जीएसटी कंपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए. बाकी ऐसा थोड़ी रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट कर रहा है. रेसिपिएंट तो यहां पे थर्ड पर्सन को पेमेंट कर रहा है. सो ये 5 करोड़ को डेज 180 की रिक्वायरमेंट फॉलो होने वाली नहीं है, उसको ये 180 की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है. क्या सोचा लॉ ने? कितना गजब लॉ बनाया, कितना माइन्यूटली लॉ ने सोचा. पता चला एग्जैक्टली आपको जो मैं कन्वे करना चाहता हूं. तो 95 करोड़ रुपीस का डेफिनेटली पेमेंट जो भी होगा वो 180 डेज के साथ एप्लीकेबल होगा. 180 डेज की रिक्वायरमेंट उसमें एप्लीकेबल होगी, बट ये 5 करोड़ के लिए डेफिनेटली जो 180 डेज की रिक्वायरमेंट वो एप्लीकेबल हो सकती नहीं है, बिकॉज वो पेमेंट रेसिपिएंट सप्लाई को करने के लिए लायबल ही नहीं है. वो तो रेसिपिएंट किसको पेमेंट कर रहा है? थर्ड पर्सन को. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्रिस्टल क्लियर? डन. अभी चेक करो, मजा आएगी. Addition made in value of supply on account of supplier's liability. It was my liability in relation to such supply being incurred by recipient of supply. मतलब ये तीन केस में डेज 180 की जो रिक्वायरमेंट है पेमेंट करने की, वो यहाँ पे फ्रेंड्स एप्लीकेबल होने वाली नहीं है. डेज 180 की जो रिक्वायरमेंट है वो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डेफिनेटली एप्लीकेबल होने जा रही नहीं है. क्लियर? वापस एक बार जरा चेक कर लो. द कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी कंपोनेंट within 180 days is not applicable in three situations. Number 1, जब टैक्स पेबल आएगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. सेकंड इज फ्रेंड्स डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन. यहाँ पे तो कंसीडरेशन नहीं है, सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन मतलब यहाँ पे तो कंसीडरेशन ही नहीं है, तो आप मुझे पेमेंट कैसे करोगे? विद इन 180 डेज. नंबर 3 आप चेक करो, एडिशन मेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लायबिलिटी इन रिलेशन टू सच सप्लाई बीइंग इंकर्ड बाय रेसिपिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई. ओके, एंड लास्ट चेक करो, अंडर सिचुएशंस गिवन इन पॉइंट बी एंड पॉइंट सी द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज डीम्ड टू हैव बीन पेड. मतलब ये जो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई है, मान लेने का उसका पेमेंट हो चुका है, मान के लेने का उसका पेमेंट हो चुका है. आपको एकदम क्लियर? चकाचक. सो हमारे ये तीन प्रूफ है जो हमने जिसका डिस्कशन यहाँ पे कंक्लूड किया. नेक्स्ट इट वुड बी सब सेक्शन 3. इट इज सेक्शन 16 सब सेक्शन 3, बट होपफुली सब कुछ क्रिस्टल क्लियर आपको पता चल रहा होगा फ्रेंड्स. ओके, चलो फ्रेंड्स फटाफट हमारे समरी के ऊपर आते हैं, लिखते जाते हैं. चलो फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रोविजो बोलो. हमारी जो सब सेक्शन 1 थी वो बेसिक कुछ कहती थी कि कौन एलिजिबल होगा फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी. इट वुड बी रजिस्टर्ड पर्सन. पर बिजनेस और सॉरी पर्पस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस क्या होगा? वो बिजनेस होगा. एंड आईटीसी आपको कैसे मिलेगी? इट वुड बी क्रेडिट इनटू व्हाट फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फ्रेंड्स. ओके, चलो नेक्स्ट हमारी 4 कंडीशंस थी. फर्स्ट वाज पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, बाद में एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, बाद में एक्सेप्शन बिल टू शिप टू में मान लेने का कि जो थर्ड पर्सन है जो डायरेक्शन दे रहा है उसने गुड सर्विस रिसीव कर ली है. थर्ड वाज मतलब सी कंडीशन वाज और सी क्लॉज वाज एक्चुअल पेमेंट टू गवर्नमेंट. ओके, एंड लास्ट वाज फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय होम फ्रेंड्स? रेसिपिएंट. पक्कू एकदम क्लियर? चलो फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रोविजो
सर्कुलर बीच में एप्लीकेबल हो गया, वो भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स आपको। ओके, वो अपलोडेड इनवॉइसेस का 100% नॉट अपलोडेड का 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी, वो भी हमको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ओके, फर्स्ट प्रोवाइजर इंस्टॉलमेंट्स वाला चेक करो फ्रेंड्स, वो खाली गुड्स के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, सो गुड्स रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट्स, कहां कब आईटीसी मिलेगी? आईटीसी will be available on the receipt of last installment। बोलो क्लियर, इतना ध्यान में रखना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट। चलो फ्रेंड्स, सेकंड प्रोवाइजर रेसिपिएंट है, सप्लायर है, पेमेंट कर दो, पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स, विद इन व्हाट टाइम? 180 days फ्रॉम इनवॉइस। ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? टैक्स shall be added to output tax liability along with 18% इंटरेस्ट। आप समझ रहे हो ना, इंटरेस्ट कौन से पीरियड से लेकर कौन से पीरियड तक एप्लीकेबल होगा? डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट से लेके रिवर्सल ऑफ क्रेडिट तक का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 18% रेट से। ओके, थर्ड प्रोवाइजो क्या करेगा? देन आफ्टर whenever recipient pays to supplier ITC shall be available। बाद में जब भी पेमेंट करेगा, कोई टाइम लिमिट नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं, बाद में जब भी आपका पेमेंट होगा डेफिनेटली उसकी आईटीसी आपको अवेलेबल बाद में होने वाली है। ओके, चलो आगे बढ़े। सबसेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम प्रैक्टिकल, एकदम लॉजिकल, गजब फ्रेंड्स, आपके जैसा बहुत बहुत अच्छा फ्रेंड्स। चेक करो सबसेक्शन 3, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। चलो फ्रेंड्स, सपोज मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस की विच इज एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी। मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस की विच इज फ्रेंड्स एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी। कॉस्ट कितनी थी उसकी? 10 lakhs ऑफ रुपीज। उसका जीएसटी कंपोनेंट कितना था? 1,80,000। टोटल वाज व्हाट फ्रेंड्स? रुपीज 11,80,000। आप समझ रहे हो ना, बरोबर 11,80,000 मेरा टोटल जीएसटी, मेरा टोटल पेमेंट है। 10 lakhs प्लस 1,80,000 कम्स टू 11,80,000। अभी देखो फ्रेंड्स, ये जो जीएसटी कंपोनेंट है ना, देखो फ्रेंड, ये जो 10 लाख रुपए है विच इज कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 10 लाख रुपीज है फ्रेंड्स। उसका क्या होगा? उसकी आईटीसी नहीं मिल सकती है, टैक्स कंपोनेंट की आईटीसी मिलती है। इसका मुझे क्या मिलेगा फ्रेंड्स? डेप्रिसिएशन। इसका मुझे क्या मिलेगा फ्रेंड्स? डेप्रिसिएशन। इतना समझ रहे हो ना? ओके, यानी जो टैक्स कंपोनेंट है मेरा, जो भी जीएसटी कंपोनेंट है, कितना मेरा जीएसटी कंपोनेंट है जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इट इज फ्रेंड्स रुपीज 1,80,000। इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, दो में से कोई भी ऑप्शन मैं चूज कर सकता हूं। इसके लिए मेरे पास 180 के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, दो में से कोई भी ऑप्शन मैं चूज कर सकता हूं। 10 lakhs के ऊपर मुझे डेप्री मिलने वाला है फॉर श्योर, 10 lakhs के ऊपर मुझे डेप्री मिलने वाला है फॉर श्योर। ओके, बट ये जो 180 उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा? इसकी मैं आईटीसी अवेल कर लू, इसकी मैं आईटीसी अवेल कर लू। जो मैं उसकी आईटीसी अवेल करूंगा ना, तो उस कंपोनेंट का मुझे डेप्री अवेलेबल नहीं होगा। हाईएस्ट लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डेप्री नहीं मिलेगा मतलब 10 लाख के ऊपर भी डेप्री नहीं मिलेगा। अरे ना मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 10 के ऊपर तो डेप्री मिलने वाला है फॉर श्योर। 10 लाख की जो भी आपकी मशीनरी है उसके ऊपर तो डेप्री मिलने वाला है फॉर श्योर, उसके ऊपर तो डेप्री मिलने ही वाला है फॉर श्योर, उसके ऊपर तो डेप्री मिलने ही वाला है फॉर श्योर। कोई इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट जो हमारा जीएसटी कंपोनेंट है विच इज ऑफ रुपीज व्हाट 1,80,000, उसके लिए कुछ डिस्कशन है। उसके ऊपर आप आइदर आईटीसी क्लेम कर पाएंगे तो उसके ऊपर डेप्री नहीं मिलेगा, एंड जो आपको डेप्री क्लेम करना है, आपकी इच्छा डेप्री क्लेम करने की, तो उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आप चुनो आपको क्या ऑप्ट करना है। आईटीसी चाहिए तो डेप्री भूल जाओ, डेप्री चाहिए तो आईटीसी भूल जाओ, दोनों बेनिफिट एक साथ थोड़ी आपको मिलने वाला है। पक्कू? डन? ओके,
तो 10 लाख के ऊपर डेप्री ऑलवेज मिलने वाला है एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आईटीसी ऑन दिस रुपीज 10 लाख बिकॉज ये 10 लाख रुपए आपका टैक्स कंपोनेंट थोड़ी है, वो तो गुड्स की प्राइस है, वो तो हमारी प्लांट एंड मशीनरी की प्राइस है। अरे यस और नो, तो उसके ऊपर का डेप्री कभी उसके ऊपर का डेप्री ही होगा, उसके ऊपर कभी आईटीसी नहीं होगी। हाँ, जो टैक्स कंपोनेंट है उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन, आइदर डेप्री चुनो और आईटीसी चुनो, आपकी मर्जी। जो डेप्री क्लेम किया तो आईटीसी नहीं मिलेगी, आईटीसी क्लेम किया तो डेप्री मिलेगी, डेप्री नहीं मिलेगा, आपके ऊपर है, आप चाहो वैसा ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। पक्कू डन सर, ऐसा कर सकते हैं 5-6 सेट के लिए आईटीसी क्लेम की डेप्री नहीं मिला, 5-6 सेट के लिए डेप्री मिला आईटीसी, हाँ कोई चिंता नहीं, ऐसा कोई यूनिफॉर्म रूल आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि ये 5 एसेट के लिए डेप्री क्लेम किया आईटीसी ने अवेल की तो ये बाकी सब के लिए डेप्री क्लेम करना पड़ेगा आईटीसी, ना ना ऐसा नहीं। 1 to 1 एसेट के बेसिस के ऊपर आप ऑप्शन चूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि एसेट ए के ऊपर आपने डेप्री क्लेम किया आईटीसी अवेल नहीं की एंड एसेट बी के ऊपर आपने आईटीसी अवेल की डेप्री नहीं क्लेम किया, ऐसा डेफिनेटली बेसिस के ऊपर हो सकता है, उसमें भी कोई चिंता करने की जरूरत एब्सोल्युटली नहीं है। पक्कू डन, चलो चेक करो प्रोवाइजो वेर रजिस्टर्ड पर्सन, बिकॉज हमारे वहां पे एंटाइटलमेंट किसको है, डेप्री का, और लेटर से आईटीसी का, सॉरी इट इज रजिस्टर्ड पर्सन। वेर रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड डेप्रिसिएशन ऑन द टैक्स कंपोनेंट, यहां पे लोग गलती कर देते हैं, ये 10 लाख के ऊपर समझ लेते हैं, पता चला 10 लाख के ऊपर तो डेप्री मिलने वाला है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आईटीसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ओके, सो रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड डेप्री ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स and plant and machinery under provisions of income tax act 1961, जो डेप्री है it is spent under section 32. okay, the ITC on the said tax component, listen me very very carefully, it is tax component shall not be allowed, shall not be available, मतलब ये जो 180 है उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर आप आईटीसी अवेल करो और उसका आपको क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स, हमारे वहां पे डेप्रिसिएशन, दोनों के दोनों बेनिफिट आपको एक साथ अवेलेबल हो सकते नहीं है। पक्कू एकदम चकाचक डन, चलो फ्रेंड्स फैंटास्टिक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 4 which is last subsection of this particular section 16। एकदम ध्यान से बरोबर चेक करो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले फ्रेंड्स, देखो हमने क्या क्या खत्म कर दिया, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 के 4 क्लॉज, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, उसके बाद उसके 3 प्रोविजो एंड उसके बाद सबसेक्शन 3 आल्सो। ये सबसेक्शन 4 हम स्टार्ट करें, उसके बाद वापस एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट में वेट करता हूं, आप पहले एक बार ध्यान से खुद से पढ़ लो, बाद में मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा। चलो फटाफट फटाफट फटाफट, आपका पढ़ने का टाइम आ चुका है, मैं 2 मिनट वेट करता हूं, प्लीज आप पहले बरोबर ध्यान से पढ़ लो। चलो स्टार्ट करो फ्रेंड्स, मैं गायब हो रहा हूं।
चलो फ्रेंड्स, पढ़ लिया। दिस इज नथिंग बट व्हाट, टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। तो सब सेक्शन 4 को हम ऐसा बोलेंगे फ्रेंड्स, इट इज टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। कितने समय में मैक्सिमम आप अवेल कर देंगे आईटीसी, उसकी टाइम लिमिट है फ्रेंड्स। ओके, चेक करो। अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी एंटाइटल, आगे जो आपको एंटाइटलमेंट मिला, एंटाइटलमेंट मिला, उसके पे बात हो रही है। शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मतलब आपको एंटरटेनमेंट कब से नहीं मिलेगा, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो, आफ्टर आफ्टर मतलब डेट्स मैक्सिमम हो गए, उसके बाद आपको आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, अवेल नहीं कर सकते। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर which is following the end of financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note pertains. Okay, मीनिंग देयर बाय यहाँ पे जो टाइम लिमिट है वो कौन सी एप्लीकेबल होगी फ्रेंड्स? इट इज टाइम लिमिट नंबर ए, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फॉर सितंबर। कौन सा सितंबर? फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। उसका मतलब कैसे समझना है फ्रेंड्स हमको? देखो एग्जाम्पल के तौर पे, ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स? हाँ, हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे प्लीज बराबर समझो। डेटा से मैं बात कर रहा हूं फेब्रुआरी 2020 की, तो क्या होगा फ्रेंड्स? देखो समझो प्लीज, बराबर इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट्स है। तो फ्रेंड्स ये ईयर आप खत्म कर दो, तो ये ईयर कौन सा हुआ? इट इज 1920। तो 1920 खत्म हो गया, बिकॉज ये फेब्रुआरी जो बिलोंग करता है वो 1920 को बिलोंग करता है, तो 1920 खत्म हो गया। उसके बाद सितंबर महीना आएगा, वो सितंबर महीना कौन सा होगा? सितंबर 2020। प्लीज लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट्स, पता नहीं चलेगा, बरोबर समझो। इट विल बी सितंबर 2020। तो सितंबर 2020 का सेक्शन 39 का रिटर्न, इट इज सेक्शन 39 का रिटर्न। सिंपल वर्ड्स में भी समझो तो इट इज GSTR3B। सेक्शन 39 का रिटर्न मतलब क्या हुआ? इट इज GSTR3B। तो GSTR3B की सितंबर महीने की ड्यू डेट, इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स? इन जनरल सेंस, जो कोई एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन ना आता हो, तो जनरल डेट जो लॉ में स्पेसिफाइड है, इट इज 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जो जनरल डेट मैं आपको बताऊं, इट इज फ्रेंड्स 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ओके, सो क्या होगा? हमारा फेब्रुआरी 2020 को कोई इनवॉइस बिलोंग करता है, हमारे 2020 को कोई इनवॉइस बिलोंग करता है, उसके आईटीसी कब तक मैक्सिमम आप अवेल कर दोगे? इट इज नॉट अबाउट यूटिलाइजेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली, वी आर टॉकिंग अबाउट डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेट ऑफ इट्स यूटिलाइजेशन। Are you getting my point or not? We are just talking about date of availment of ITC and there is no question that we are talking about date of its utilization. आप एक बार अवेल कर दो, सुनो मेरी बात बरोबर, एक बार आप अवेल कर दो, बाद में उसको कभी भी यूटिलाइज कर सकते हो। 1000 साल के बाद भी आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो रिस्ट्रिक्शन है, जो टाइम लिमिट है, वो अवेलमेंट के ऊपर है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो टाइम लिमिट व्हिच इज एप्लीकेबल टू इट्स यूटिलाइजेशन। आप समझे बरोबर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? अवेलमेंट कब तक करने का, क्रेडिट को टेक कब तक करने का, अवेल कब तक करने का, उसकी टाइम लिमिट है। क्या टाइम लिमिट? रिपीट करना चाहूंगा, जो भी महीने का ये इनवॉइस है, सपोज फरवरी 2020 का वो इनवॉइस था, वो ईयर खत्म कर दो, 1920 खत्म हो गया। उसके बाद सितंबर महीना आएगा, सितंबर 2020 का GSTR3B की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, तो जनरल सेंस में क्या होगी? 20th अक्टूबर। तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा ड्यू डेट विच इज 20th अक्टूबर। ये जनरली फ्रीज हो गई, ये फिक्स हो गई, बिकॉज ड्यू डेट है, एक्चुअल डेट नहीं है। आप समझो, इट इज ड्यू डेट। वो मैं 3B वाला रिटर्न 19 अक्टूबर को फाइल करूं तो भी ये डेट 20th अक्टूबर रहेगी। उसको मैं लेटर से थोड़ा लेट फाइल किया, 5 नवंबर को फाइल किया, तो भी डेट ये फिक्स रहेगी, which is 20th October, which is what friends in general sense it is 20th October. So लो यहाँ पे 20 अक्टूबर क्यों नहीं लिख देता? अरे बट कभी कभी चेंज आया, एक्सटेंशन आया, वगैरह वगैरह चांसेस हो गए। कभी कभी आज 20 तारीख ड्यू डेट है, कल जाके लेटर से 25 तारीख कर दी, तो यहाँ पे 20 तारीख फिक्स कर दे तो लोचा पड़ जाएगा। सो लो यहाँ पे कौन सा मेंशन करेगा? ड्यू डेट। ओके, सो ईयर हमारा डेट से फरवरी 2020 है। फरवरी 2020 का जो हमारा इनवॉइस है वो ईयर हो गया 1920। उसके बाद सितंबर 2020 आएगा, उसकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट एज ऑफ नाउ 20th अक्टूबर। सो 20th अक्टूबर ऑफ
सक्सीडिंग और लेट अस से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ऐसा बोल सकते हो 20th अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फिक्स हो गई, फ्रीज हो गई। क्यों फ्रीज हो गई? बिकॉज लॉ जो यहाँ पे वर्ड्स मेंशन करता है वो ड्यू डेट है, इट इज नॉट एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग 3B फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द ईयर, इट इज ड्यू डेट। यस और नो? सो ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न फॉर सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर को आपका ये इनवॉइस बिलोंग करता हो उस फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट वाला सितंबर, हमारे एग्जांपल में सितंबर 2020 का ये लेट अस से 20th अक्टूबर उसकी ड्यू डेट। ओके, उसको कंपेयर करेंगे और जरा चेक करो बहुत ध्यान से। फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न, फ्रेंड्स एनुअल रिटर्न हमको पता है इट इज जीएसटीआर 9A एक्सेट्रा, जीएसटी सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न, सेक्शन 44 का जो एनुअल रिटर्न है वो हमको पता है कब उसको फर्निश करना पड़ता है, उसको फर्निश करना पड़ता है सपोज ईयर 1920 हो तो उसकी ड्यू डेट कौन सी आएगी? 31 दिसंबर 2020। मैं रिपीट करना चाहूंगा, ईयर 2021 हो तो रिटर्न फाइलिंग की डेट कौन सी आएगी? 31 दिसंबर 2021, मतलब ईयर खत्म हुआ उसके बाद का दिसंबर उसकी 31st। वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा, 21-22 की लास्ट डेट कौन सी आएगी? 31 दिसंबर 2022। बट वो ड्यू डेट यहाँ पे नहीं कंसीडर करनी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे चेक करो क्या लिखा है, और फर्निशिंग ऑफ द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न, मीनिंग जब यहाँ पे लिखना चाहूंगा एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, इट इज एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। बाद में सिंपली तो हमको क्या करना है फ्रेंड्स, व्हिचएवर इज अर्लियर, ये मैक्सिमम डेट्स हमारी हो जाएगी जब तक आपको रिटर्न फाइल करने, सॉरी जब तक आप आईटीसी टेक अवेल कर सकते हो फ्रेंड्स। आई थिंक होपफुली आप चकाचक परफेक्टली समझे होंगे जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूं वो फ्रेंड्स। ओके, दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं सो आपको थोड़ी और क्लैरिटी इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए बिल्ड हो जाए फ्रेंड्स। चलो जरा चेक करो हुआ क्या। चलो हुआ ऐसा कि मेरा एग्जाम्पल के तौर पे जो इनवॉइस था, मेरा जो एग्जाम्पल के तौर पे जो इनवॉइस था वो अप्रैल 2021 का इनवॉइस था, जिसके बेसिस के ऊपर रेसिपिएंट आईटीसी अवेल कर सकता है। वो जो इनवॉइस था इट वाज ऑफ अप्रैल 2021। ओके, एंड उसका जो एनुअल रिटर्न की एक्चुअल डेट है, बिकॉज यहां पे ड्यू डेट नहीं कंसीडर करते हुए एक्चुअल डेट कंसीडर करनी है, वो कौन सी है? लेट अस से 1 जनवरी 2023 इसकी एक्चुअल डेट है। इट इज एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, इट इज फ्रेंड्स 1 जनवरी 2023। तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर चीज के लिए, ये पर्टिकुलर इनवर्स के लिए मैं मैक्सिमम कब तक आईटीसी अवेल कर पाऊंगा? तो अवेल कब तक कर पाऊंगा? नंबर ए, वो तो डेट हमारी फिक्स ही है, इट इज फ्रेंड्स 20th अक्टूबर, सितंबर महीने की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट। जो अभी अप्रैल 21 हुआ तो ये ईयर हमारा खत्म होगा 31 मार्च 2022 को, 31 मार्च 22 को ये हमारा ईयर खत्म हुआ। उसके बाद सितंबर महीना आएगा, सितंबर 2020, सितंबर 2022 आएगा। सितंबर 2022 की ड्यू डेट कौन सी होगी? 20th अक्टूबर 2022। उसको हम खबर पड़ी ना फ्रेंड्स, ईयर खत्म हुआ 21-22 खत्म हुआ, उसके बाद सितंबर 22 आएगा, सितंबर 22 आएगा, उसकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट इट वुड बी 20th अक्टूबर 2022। उसको हम कंपेयर करेंगे नंबर बी के साथ विच इज एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। इट इज व्हाट फ्रेंड्स, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो, इट इज 1 जनवरी 2023। सिंपली क्या करने का, विच एवर इज अर्लियर, सो व्हाट इज अर्लियर, ऑब्वियसली 20th अक्टूबर 2022 ये हमारी मैक्सिमम डेट हो जाएगी क्रेडिट अवेल करने की। यूटिलाइजेशन कभी भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये जो भी डेट्स हमारे पास अवेलेबल है आईटीसी की, वो आईटीसी अवेल करने की ड्यू डेट है। उसका यूटिलाइजेशन भविष्य में कभी भी करो उससे हमको कोई 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 फर्क पड़ता नहीं है, इतना हमको ध्यान में रहेगा। ओके, चलो वापस एक बार नया एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज हमारा जो इनवॉइस है लेट अस इट इज ऑफ मार्च 2022 और लेट अस से मार्च 2024, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाए तो और मजा आएगी फ्रेंड्स आपको। एंड उसका जो एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, वो हमारा एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न कौन सा है? लेट अस से इट इज ऑफ लेट अस से 10th अगस्त 2024, ये दिन मेरा एक्चुअल डेट था ऑफ फाइलिंग माय एनुअल रिटर्न। फ्रेंड्स दिसंबर महीना तो ड्यू डेट है, दिसंबर महीना जो दिसंबर 24 हमारे एग्जांपल में आएगा वो तो इसका ड्यू डेट है। तो मुझे बताओ यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? इट इज 23-24। ओके, तो उसको हम कंपेयर करेंगे नंबर ए,
चलो ये ईयर कौन सा हुआ, इट इज 23-24। उसके बाद सितंबर महीना आएगा तो सितंबर 2024 की रिटर्न फाइल करने की जीएसटीआर 3B सेक्शन 39 रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट बोलो कौन सी होगी, इट वुड बी फ्रेंड्स 20th October 2024 कंपेयर्ड विद व्हाट, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न व्हिच इज व्हाट फ्रेंड्स, तो अब यहां पे चेक कर सकते हो इट इज 10th August 2024। सिंपली बाद में तो क्या करना है, whichever is earlier, बोलो ऑब्वियसली व्हाट सीम्स टू बी अर्लियर फ्रेंड्स, अगस्त के अक्टूबर, जनरली अगस्त पहले आएगा ना, ओके तो फ्रेंड्स 10th August 2024 will be what friends, our due date, sorry this will be our last date up to which I can avail ITC for the invoices which I have received in the month of March 2024। बोलो पाक्कू, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, परफेक्टली पता चल रहा है। चलो फ्रेंड्स एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं आपकी सेफ्टी के लिए। चलो फ्रेंड्स इनवॉइस हमारा कौन से महीने को बिलोंग करता था और इनवॉइस हमारा कौन से डेट को बिलोंग करता था, लेट अस इट वाज ऑफ 14th February 2020, okay, and friends what is our actual date of filing annual return, our actual date of annual return, let us say it is 31st December 2020, okay, this is our actual date of filing annual return, ड्यू डेट को ही हमने रिटर्न फर्निश कर दिया फ्रेंड्स, ओके चलो मैक्सिमम कब तक हमको आईटीसी अवेल करने की रिक्वायरमेंट है, देखो ये ईयर कौन सा हुआ, ये फाइनेंशियल ईयर हमारा हुआ इट इज फ्रेंड्स 1920, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो हमारा एफआई कौन सा होगा, इट वुड बी 1920, उसके बाद वो महीना वो 31st मार्च 2020 को हमारा ईयर खत्म हो जाएगा, उसके बाद सितंबर महीना आएगा तो सितंबर 2020 का जीएसटीआर 3B सेक्शन 39 का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स, इट वुड बी 20th October 2020। अरे यस और नो, उसको हम कंपेयर करेंगे हमारे एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न के साथ व्हिच इज व्हाट फ्रेंड्स, इन अवर केस इट इज 31st December 2020। सिंपली बाद में तो क्या करना है, whichever is earlier, obviously friends what seems to be earlier, it is friends 20th October 2020 which seems to be earlier, ये हमारी मैक्सिमम डेट होगी ये पर्टिकुलर इनवॉइस में जो टैक्स कंपोनेंट होगा उसको अवेल करने की, बोलो पक्कू एकदम क्लियर। सो व्हाट इज मैक्सिमम डेट अप टू व्हिच आई कैन अवेल आईटीसी, सो मैक्सिमम डेट अप टू व्हिच आई कैन अवेल आईटीसी इट वुड बी फ्रेंड्स जो मैंने आपको अभी बता दी है वो, which is what, due date of return for September following the end of financial year, so generally 20th October freeze हो गए because ये due date है, उसको हम कंपेयर करेंगे actual date of filing annual return, क्या करेंगे सिंपली whichever is earlier, बोलो क्लियर। सबसेक्शन 4 बताती है आपको टाइम लिमिट, ओके चलो एक बहुत जोरदार बात आपको बताऊं, एक्सेप्शन, द टाइम लिमिट अंडर 16(4) does not apply to claim for re-availing of credit that have been reversed earlier। फ्रेंड्स यहाँ पे रेफरेंस देना चाहूंगा हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो का, विच इज फ्रेंड्स रिवर्सल हमारे केस में कब आया था फ्रेंड्स, याद करो हमारे केस में रिवर्सल आया था बेस्ड अपॉन सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, याद आ रहा है फ्रेंड्स, जो रेसिपिएंट ने सप्लायर को विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं किया, जो रेसिपिएंट ने सप्लायर को विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं किया तो रेसिपिएंट को रिवर्सल था ना, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में टैक्स ऐड कर देना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ उसको पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। वहां पे भी आपको बताया था कि ये टाइम लिमिट बाद में एप्लीकेबल होगी ना, देखो ये सेम टू सेम मैंने वहां पे बताया था कि ये जो टाइम लिमिट है आईटीसी अवेल करने की जो टाइम लिमिट है वो वहां पे एप्लीकेबल होने वाली नहीं है, मैंने आपको बताया था 2000 साल के बाद भी भले आप बाद में मुझे पेमेंट करोगे तो बेस्ड अपॉन दिस थर्ड प्रोवाइजो डेफिनेटली आपको आईटीसी अवेलेबल होने वाली है, तो वहां पे ये जो सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट है वो एप्लीकेबल होने वाली नहीं है, बोलो पक्कू एकदम चकाचक, पिक्चर क्लियर है सेक्शन 16 का। चलो फ्रेंड्स सेक्शन 16 जो समरी लिखनी थी वो फटाफट एक बार मैं मेंशन कर दूं, चलो फ्रेंड्स थर्ड सबसेक्शन क्या कहती थी, डेप्रिसिएशन कंपोनेंट, ओके मतलब जो हमारा टैक्स कंपोनेंट है उसके ऊपर आपको आइदर डेप्री मिलेगा आइदर उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, आईटीसी, ओके सो ऐसा लिख देता हूं टैक्स कंपोनेंट ऑन कैपिटल गुड्स, ऑप्शन 1 बोलो क्या होगा, डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 विच इज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, एंड फ्रेंड्स ऑप्शन 2 क्या होगा, इट वुड बी आईटीसी, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म आपको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है एक असेट के लिए आपने आईटीसी क्लेम की, एक असेट के लिए आपने टैक्स कंपोनेंट के ऊपर डेप्री क्लेम किया, इट इज एब्सोल्युटली एलिजिबल, इट इज एब्सोल्युटली अलाउड फ्रेंड्स, उसमें चिंता नहीं है, बट ध्यान ऑलवेज रखना है कि ये कैपिटल गुड्स की वैल्यू के ऊपर तो डेप्री ऑलवेज मिलता है, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट इज सबसेक्शन 4 which is very very important, slight crucial, it is friends time limit for availing ITC,
It is time limit for availing ITC. What is that time limit? That already we have now known. Okay, due date. It is, friends, of filing return under section 39, which is general sense में GSTR 3B. Okay, due date of filing return under section 39 for the month of September फॉलोइंग दी फिनेंशियल ईयर. मतलब हमारे फिनेंशियल ईयर का सितंबर नहीं, सपोज हम 2021 की बात करें तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सितंबर 2020, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉलोइंग दी फिनेंशियल ईयर विच इज सितंबर 2021. आप समझे ना, ईयर खत्म होगा उसके बाद का सितंबर महीने की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट अंडर सेक्शन 39 विच इज 20th अक्टूबर. अभी फिक्स है फ्रेंड्स, उसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न. इट इज फ्रेंड्स एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न. आई थिंक ये चार्जिंग 1 मिनट खत्म हो गया. उसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न. बाद में क्या करेंगे फ्रेंड्स, विच एवर इज अर्लियर. ये हमारी मैक्सिमम डेट होगी अप टू विच आई कैन अवेल आईटीसी. देयर इज नो लिमिट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट. मैं रिपीट करना चाहूंगा, देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, देयर इज टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी बेस्ड अपॉन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 16. एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न. ओके, क्या करेंगे फ्रेंड्स, सिंपली विच एवर इज अर्लियर. रिपीट करना चाहूंगा, अवेलमेंट ऑफ आईटीसी के लिए है. एंड ध्यान रखने का फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास 180 डेज का ये सेकंड प्रोवाइजो, सॉरी ये थर्ड प्रोवाइजो है, उसको ये सब सेक्शन 4 की जो टाइम लिमिट है वो एप्लीकेबल होने वाली नहीं है. एक बार आप आईटीसी अवेल करके बैठे हो, बाद में सेकंड प्रोवाइजो के हिसाब से जो आपने मुझे विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं किया, तो आपको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ी. अरे यस और नो, आपको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ी. एंड वो रिवर्सल के बाद इंटरेस्ट के साथ आपने जीएसटी पे भी कर दिया, बट वो रिवर्सल के बाद जब भी आप मुझे उसका एक्चुअल पेमेंट करोगे, कंसिडरेशन का, वैल्यू ऑफ सप्लाई का जब आप मुझे एक्चुअल पेमेंट करोगे, उसके बाद आपको डेफिनेट आईटीसी मिलेगी. उसके लिए ये टाइम लिमिट आपको एप्लीकेबल होने वाली नहीं है. बोलो पक्कू. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 16 स्टार्टिंग फ्रेंड्स फ्रॉम सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 व्हिच आर कंडीशंस. फर्स्ट प्रोविजो इंस्टॉलमेंट्स वाला था, लॉट्स वाला था. लास्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको आईटीसी मिलेगी. बाद में फ्रेंड्स सेकंड प्रोविजो 180 डेज वाला था, बाद में आप पेमेंट करोगे आईटीसी मिल जाएगी. थर्ड प्रोविजो सबसेक्शन 3 वो कैपिटल गुड्स के ऊपर का टैक्स कंपोनेंट इधर डेपिन मिलेगा, इधर आईटीसी मिलेगी. एंड 4 वाज टाइम लिमिट फॉर द पर्पस ऑफ अवेलिंग आईटीसी. आपको इतना रखिए फ्रेंड्स इस सेशन के लिए. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम जब सब्सिक्वेंट सेशन स्टार्ट करेंगे सेक्शन 17, उसके पहले ये सेक्शन 16 एकदम ध्यान से, एकदम प्रॉपर्ली एक बार पढ़ के ही आगे का ये सेशन आप प्लीज स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स. ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.